हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजानन एकेडमी यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ रणदीप सिंह एंड हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी, उसका लास्ट कंसेप्ट। 13.2 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। 13.3 एक्सरसाइज के ऊपर है जहां में बेस थ्योरम सीखना होगा। अब देखो, पहले मैं आपको थोड़ा सा डेमो दूंगा कि एक्चुअल में बेस थ्योरम हम क्यों पढ़ रहे हैं और इसका कंसेप्ट क्या है। उसके बाद मैं आपको सीधे लेके चलूंगा पहले टोटल प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट के ऊपर, क्योंकि जब तक टोटल प्रोबेबिलिटी नहीं आएगा आपको बेस थ्योरम बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है। तो बेस थ्योरम है क्या? देखो, मैंने आपसे कहा आपके पास यहाँ दो बॉक्स है। वी हैव टू बॉक्सेस, है ना। बॉक्स वन एंड वी हैव बॉक्स टू। ठीक है सर। और इसके अंदर मान लो 5 रेड बॉल है और 2 ब्लैक बॉल है। यहाँ पर 3 रेड बॉल है और यहाँ पर 6 जो है वो ब्लैक बॉल है। ठीक है। मैं आपसे प्रोबेबिलिटी निकालने को कह रहा हूँ कि आपको यहाँ पे वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, है ना। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? रेड बॉल ड्रॉन की। किसकी निकालनी है? रेड बॉल ड्रॉन की। तो क्या करेंगे? तो सर समस्या ये आ रही है कि अगर हम आर से डिनोट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी, किसको? आर से किसको डिनोट कर रहे हैं हम? रेड बॉल को। अगर हमें रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी तो कैसे निकालेंगे? 5 रेड बॉल है, आपको एक स्टूडेंट बोलेगा सर 5/7 लिख देते हैं। लेकिन हम कहेंगे नहीं भाई, वो दूसरे बॉक्स में से भी तो हो सकती है रेड बॉल। तो आप कहेंगे सर 3/9 लिख दो। फिर एक स्टूडेंट कहेगा एक काम करो सर, 5 और 3 दोनों को ऐड कर दो, है ना। 5 और 3 8 हो गया, नीचे लिख दो टोटल जितनी भी बॉल्स हैं। नहीं, ये सारे ही जो मेथड बता रहे हो आप एकदम रॉन्ग है। सारे जो अपन मेथड बता रहे हैं वो क्या हो गए? रॉन्ग है। ऐसे नहीं निकलेगा। सर सबसे पहले हमें यहाँ निकालनी पड़ेगी इन दोनों बॉक्सेस की प्रोबेबिलिटी, है ना। सबसे पहले निकालनी पड़ेगी बॉक्स वन की प्रोबेबिलिटी। बॉक्स वन को अपन आई मान लेते हैं। अब देखो, दोनों बॉक्स की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? हाफ हो गई। कितने बॉक्स है? 2 बॉक्सेस है। तो दोनों बॉक्स क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी में हाफ हो गए। बॉक्स वन बॉक्स टू की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? हाफ हो गई। अगर ये 3 बॉक्सेस होते तो कितनी होती? 1/3 1/3 1/3। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है सर। अब आपको जो प्रोबेबिलिटी चूज करनी है वो करनी है सबसे पहले बॉक्स वन की, कि सर हमें यहां पर प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? रेड बॉल की। क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की। तो उसको बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले तो एक काम करो कि यहां पर एक बॉल की रेड जो प्रोबेबिलिटी है उसके लिए पहले तो बॉक्स वन की प्रोबेबिलिटी, उसको हमें मल्टीप्लाई करना है। किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल व्हेन बॉक्स वन इज गिवन। ये चीज मैंने की जो समझ में आया आपको? देखो, पहले तो करना है आपको यहाँ पर बॉक्स वन की प्रोबेबिलिटी को, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है? रेड बॉल को चूज करना किसमें से? बॉक्स वन में से। व्हेन आई इक्वल टू, आई का मतलब क्या होता है यहाँ पे? गिवन डेट। ये स्लैश का मतलब क्या है यहाँ पे? गिवन डेट व्हेन बॉक्स वन इज गिवन एंड वी हैव टू चूज रेड बॉल फ्रॉम बॉक्स वन, प्लस बॉक्स टू पर आ जाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स टू। फिर इसको हमें मल्टीप्लाई करना है किससे? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फ्रॉम बॉक्स टू। बताओ समझ में आया क्या? ठीक है सर। अब आप अगर आप देखोगे तो ये हाफ हो जाएगा। इसमें से रेड बॉल चुनने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 5/7 प्लस ये हाफ हो जाएगा। और यहां से रेड बॉल कितनी हो जाएगी? 3/9 हो जाएगी। इसको आप सॉल्व कर लेना, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल रेड बॉल आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल रेड बॉल हो जाएगी। इसको बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा सबको अच्छे से, ठीक है। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मुझे आप प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखाओ कि रेड बॉल तो है बट वो बॉक्स वन में से हो, या फिर बॉक्स टू ले लो, है ना। मैं कह रहा हूं आपसे, आपको रेड बॉल तो है, वो रेड बॉल बॉक्स टू में से होनी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऐसे डिनोट होगी। ठीक है। ठीक है सर। अब इसको अपन कैसे लिखते हैं भाई? प्रोबेबिलिटी ऑफ टू मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ आर व्हेन बॉक्स टू इज गिवन डिवाइड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी यानी पी आर। इस पी आर की वैल्यू क्या लिखनी है? मैं ये पूरी लिखनी है यहाँ पे। बताओ समझ में आया क्या? ये है आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट। किसका है सर? ये टोटल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट। जब तक टोटल प्रोबेबिलिटी नहीं होगा ना कंसेप्ट, ये वाला जो कंसेप्ट है ना, ये वाला ये है आपका टोटल प्रोबेबिलिटी। और ये जो मैंने यहाँ पर प्रोसेस फॉलो किया है वो कौन सा प्रोसेस है? बेस थ्योरम है ये। क्या है ये? बेस थ्योरम, जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है। समझ में आया बेस थ्योरम क्या कहता है और किस तरीके से हमारे पे डिफरेंशिएट क्वेश्चंस होते हैं। लास्ट वाली एक्सरसाइज तक कैसे क्वेश्चन थे कि एक बॉक्स में से चूज करना है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बदल गए। बॉक्सेस ही आपको डिफरेंट डिफरेंट दे देंगे यहाँ पे, 2 3 4 5 इस तरीके से। आया कुछ समझ में? ठीक है। अब बेस थ्योरम समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा? टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट समझाऊंगा मैं सबसे पहले आपको पार्टीशन समझा के। आ जाओ सर। अगला कंसेप्ट है हमारा पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। सर पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस क्या होता है? मान लो एक आपके पास सैंपल स्पेस ऐसे, उसमें एक इवेंट ए है। यहां पे मैंने बोला एक इवेंट वन मैंने इसमें से अलग कर लिया, एक मैंने इवेंट टू अलग कर लिया, एक मैंने इवेंट थ्री अलग कर लिया, और ऐसे ही करके मैंने यहां पर ईएन तक इवेंट्स यहां पर बांट दिए। कहां तक बांट दिए? ईएन तक इवेंट्स बांट दिए। ठीक है। मैंने क्या किया यहाँ पर? मैंने यहाँ पर सैंपल बना लिए, अलग अलग डिफरेंशिएट, अलग अलग क्या बना ली? इवेंट्स बना लिए, उनके पार्टीशन कर दिए। ठीक है सर। सबसे पहले इस पार्टीशन करने की 3 कंडीशन होती है।
सबसे पहली कंडीशन, जो आपका सैंपल स्पेस एस होगा वो एक्चुअल में इन सारे पार्टीशंस का सम होगा, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन और En तक। फर्स्ट कंडीशन समझ में आई? हाँ सर आ गई। सेकंड कंडीशन सुनो, हर एक पार्टीशन जो है आपके पास, हर एक इवेंट जो है यानी E1 का इंटरसेक्शन, तो मैं इसको आई नेम दे दूं और इसको जे नेम दे दूं, वो एक्चुअल में कितना होता है, नल सेट होता है। सर आप ये क्या लिखा आपने? मान चलो मैंने आई की जगह 1 लिखा, इंटरसेक्शन मैंने इसकी जगह 4 लिखा। अब देखो 1 और 4 के अंदर कुछ भी कॉमन है क्या? सर कोई कॉमन पार्ट नहीं, तो वो क्या होगा, नल सेट होगा। एंड आई इज नॉट इक्वल्स टू जे होगा हर कंडीशन के लिए। एंड आई और जे जो होगा वो कहां से चलेगा, वो आपके पास, आप कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हो 1 से लेके एन तक, 1 2 3 से लेके कोई भी वैल्यू चूज कर, बस सेम नहीं होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन सुनो, जब हम यहां पर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, जब हम यहां पर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे किसी भी EI की, EI का मतलब कोई भी इवेंट हो गया, E1 E2 E4, वो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगी, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगी फॉर ऑल आई इक्वल्स टू 1 2 3 4। बताओ ये तीन कंडीशन समझ में आई है? इस जब ये कंडीशन फॉलो होगी तब हम क्या बोलेंगे, पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस बोलेंगे। समझ में आ गया? ठीक है सर, ये समझ में आ गया। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, एक्सप्लेन करेंगे आराम से। फर्स्ट थिंग ये कह रही है, लेट E1 E2 En अपन ने यहां पर जो है पार्टीशन कर लिए सैंपल स्पेस के, ठीक है। सपोज करो ईच इवेंट जो है वो नॉन जीरो है। हाँ ये तो मैं बताना भूल ही गया कि आपके पास जो ये इवेंट्स रहते हैं, लाइक EI इंटरसेक्शन EJ, ये आपके पास क्या रहेंगे, हर कंडीशन के अंदर इनका जो रहेगा नल सेट रहेगा। और जो ये इवेंट्स रहेंगे वो क्या होंगे आपके पास, सर वो हमारे पास नॉन जीरो रहेंगे। नॉन जीरो मतलब जीरो वैल्यू नहीं होगी उसमें, कोई ना कोई इवेंट हम लेंगे, लाइक 1 2 3 4 लाइक दैट, है ना। और क्या रहेंगे, वो डिसजॉइंट रहेंगे। क्या रहेंगे? डिसजॉइंट रहेंगे। डिसजॉइंट मतलब उसमें कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा, ठीक है। चलो आ जाओ। हाँ, तो वो नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होगा, अगर मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो कैसे निकालूंगा, अभी पीछे सिखाया था मैंने आपको टोटल प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट करके। E1 की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई ए प्रोबेबिलिटी व्हेन गिवन दैट E1 इवेंट, फिर ऐसे करके 2, ऐसे करके En तक रहेगा। इसी को अपन एक साथ लिख सकते हैं कैसे, अगर मैं यहाँ जे लगा दूं, जे की वैल्यू 1 से लेके एन तक चलेगी, और यहाँ पर ए गिवन दैट EJ। अब मुझे इस चीज को क्या करना है, प्रूफ करना है। इस चीज को अपन को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो सर प्रूफ कैसे करेंगे, आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। अब अपन इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ क्या है, लेट किया मैंने E1 E2 से लेके En तक पार्टीशन, ये जो आप बता रहा ना इसके अंदर से पार्टीशन कर लिया अपन, है ना, पार्टीशन ऑफ अ सैंपल स्पेस, पार्टीशन ऑफ अ सैंपल स्पेस, ठीक है सर। इसका मतलब देन हम यहां पर कह सकते हैं एस जो है वो E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन En है, ठीक है सर। ये वाली बात समझ में आ गई। एंड एक चीज और पता है मुझे, यहाँ पे जो EI है उसका जो इंटरसेक्शन EJ है वो क्या है हमारे पास, नल सेट है। I इज नॉट इक्वल्स टू फॉर I इज नॉट इक्वल्स टू J है। एंड एंड I और J जो है वो किसके इक्वल है, वो 0 से लेके 1 से लेके n तक है। बताओ समझ में आया क्या? एक सेकेंड। हाँ, I और J है वो 0 से लेके, सॉरी 1 से लेके हमारे पास n तक गिवन है। कहां से स्टार्टिंग है भैया इसकी, सर ये 1 2 3 से लेके n तक है, ठीक है सर। ये बात भी समझ में आ गई। अब मुझे क्या निकालनी है, लेट वी टेक एनी इवेंट, है ना, वी टेक लेट एनी इवेंट, फॉर एनी इवेंट ए, अगर मैं कोई भी एक इवेंट ए चूज करता हूं उसमें से, तो वो ए क्या होगा, सर वो एस इंटरसेक्शन ए होगा, या फिर आप इसको लिख दो ए इंटरसेक्शन एस होगा, एक ही बात है ना, ए इंटरसेक्शन एस। अब ये चीज कैसे लिखी मैंने, देखो एक इवेंट ए है, अगर मैं आपसे कह रहा हूं ये जो एस है, एस का मतलब ये पूरा इवेंट, ठीक है, और एक इवेंट ए है। अगर मैं कहूं इस पूरे एस में से और इस ए में से अगर मुझे कुछ कॉमन निकालने को कहा जाए, तो केवल क्या कॉमन आएगा, ए ही कॉमन आएगा। समझ गया, क्योंकि एस के अंदर ए भी है और बाहर ओनली ए है। इसके अंदर ए बी और ये ए बी, इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, ए। तो ए के इक्वल में ये ए इंटरसेक्शन एस हो सकता है, हाँ सर हो सकता है। अब मैं बोथ साइड प्रोबेबिलिटी लगा दूं, मान लो बोथ साइड मैंने क्या लगा दी, प्रोबेबिलिटी लगा दी। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई मेरे पास, ए इंटरसेक्शन एस हो गई। बताओ यहां तक समझ में आया क्या? हाँ सर ये समझ में आ गया।
तो मैं क्या कह रहा हूँ, एस की वैल्यू देखो, एस की सारी वैल्यू पुट कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, हाँ सर ये वैल्यू अपन यहाँ पे पूरी पुट कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन, मैंने क्या किया, एस की ये सारी वैल्यू अपन यहाँ पुट कर देते हैं। एस की वैल्यू क्या है देखो आपके पास, सर एस की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर E1 यूनियन E2 यूनियन और En तक, ऐसा ही है। हाँ सर है तो ऐसा ही। अब इनको सबको अलग अलग कर दो आप। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होगी वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन E1, फिर यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन E2, फिर यूनियन, फिर डैश 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 ए इंटरसेक्शन En तक। बताओ ऐसा मैंने सही लिखा है क्या यहाँ पे? बताओ 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 फटाफट बताओ। यहां तक वाली की वैल्यू किसको समझ में नहीं आई वो बताओ मुझे तो आप। हाँ सर आ गया ये वाला पॉइंट समझ में, आ गया ये वाला पॉइंट समझ में, ठीक है। तो देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, पी ए, ये मतलब जो टोटल ए की प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या क्या आ गई मेरे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1, ए इंटरसेक्शन E1, इधर देखो फिर यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन E2, फिर यूनियन, और यूनियन ए इंटरसेक्शन En तक। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर इन सबकी क्या निकालनी, प्रोबेबिलिटी निकालनी। अब आपको पता है सर, हमें एक वैल्यू पता है सर, क्या, कि अगर मुझे ए का जो है इंटरसेक्शन निकालना है, क्या कह रहा हूं मैं, अगर मुझे ए का इंटरसेक्शन निकालना है बी के साथ, या फिर मैं मान रहा हूं यहाँ पे EI के साथ, या फिर मैं मान रहा हूं इसका इंटरसेक्शन मान रहा हूं ए का EI के साथ इंटरसेक्शन मान रहा हूं, तो क्या करते हैं हम, तो सर हम इस कंडीशन के अंदर ए, अगर आपको ये वाला फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा तो देखो इस फॉर्मूले को ऐसे समझो। देखो ए गिवन डेट, अगर मैंने ई लिखा है यहाँ पर, मान लो ऐसा ना, ए गिवन डेट ई लिखा है, तो आप इसको कैसे लिखोगे सर, हम इसको ए इंटरसेक्शन ई लिखेंगे, और मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक डेट, याद आई प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट और कंडीशनल वाली प्रोबेबिलिटी, पीई ऐसे लिखेंगे। अगर आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है इंटरसेक्शन की, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं, हाँ सर कर दो। तो इसका मतलब एक नया फॉर्मूला जनरेट हो गया हमारे पास। क्या फॉर्मूला जनरेट हो गया, अगर मुझे यहां पर देखो पी ए स्लैश ई मल्टीप्लाई पीई जो है वो किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन ई के इक्वल है। कुछ समझ में आया यहाँ पे? देखो फिर से देखो फोकस करके यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। सर हमारे पास एक फॉर्मूला जनरेट हो सकता है, क्या जनरेट हो सकता है, कि सर हमें अगर यहाँ पर ए स्लैश ई निकालना है ना, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ सर, यानी कि मैं एक फॉर्मूला क्रिएट कर लिया अपन ने यहाँ पर, देखना आप यहाँ पे एक फॉर्मूला क्रिएट कर लिया अपन ने। अपन ने क्या फॉर्मूला क्रिएट कर लिया यहाँ पर, कि सर ए इंटरसेक्शन ई आई जो है उसके इक्वल में हम क्या लिख सकते हैं, पी ए स्लैश ई आई और पी ई आई, ये लिख सकते हैं क्या? हाँ सर ये लिख सकते हैं। और जो आपके पास ई आई है नीचे साफ करो, मैंने बताने के लिए किया था आपको इस तरीके से, है ना। और हाँ, और ये जो आई है आपके पास, है ना, ये आपके पास जो ई आई दे रखा है, आई की वैल्यू दे रखी है, ये कहाँ से शुरू हो जाएगी, 1 2 से लेके एन तक चल सकती है वैल्यूज। अब आप इसको देखो, मैं इसमें प्रोबेबिलिटी यूनियन लगा हुआ है, यूनियन मतलब सबका एक साथ है, तो सबकी प्रोबेबिलिटी डिफरेंशिएट हो सकती है। हाँ सर, ए इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन En। अब आप इसको टोटल लिखो। सर इसको कैसे लिखेंगे, सर हम इसको देखो, इस वाली वैल्यू को आप आगे भी लिख सकते हो, उसको पीछे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो हम इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, पी ई वन डॉट पी ए स्लैश ई वन, क्योंकि ई वन है, प्लस फिर आ जाओ उस पर पी ई टू डॉट पी ए स्लैश ई टू प्लस डैश डैश डैश, अब हम क्या करेंगे, पी ई एन डॉट पी ए स्लैश ई एन, लिख सकते हैं क्या? इसका मतलब सर हमने यहां पर ये फाइंड आउट कर लिया है, अगर मुझे यहां पर टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो मैं समीशन आई इक्वल्स टू 1 लिख सकता हूं, यहां पर कहां तक, एन तक। तो मैं यहां पे अगर इसको जे से सिंबलाइज कर दूं तो मेरे पास क्या रहेगा सर, पी ई जे, पी कितना हो गया आपके पास, ए स्लैश ई जे, अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पर 1 रहेगा, 2 है तो 2 रहेगा। अब मुझे बताओ ये फॉर्मूला किसको समझ में नहीं आया, मैं आपको पीछे दिखाता हूँ फॉर्मूला जो लिखा हुआ था। देखो पी ई जे पी ए स्लैश ई जे, और ये देखो ये पी ई वन ए
स्लैश इवन बन रहा है, नहीं बन रहा है? तो इसको हम क्या कहते हैं? थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। आया कुछ समझ में? जब तक आपको थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी समझ में नहीं आएगा तब तक आपको बेस थ्योरम समझ में नहीं आएगा। समझे? ठीक है सर, समझ गए। अब अगला कंसेप्ट देखो। अब ये आपको समझ में आ गया टोटल प्रोबेबिलिटी। अब मैं आता हूँ बेस थ्योरम पर। यहां तक क्लियर है ना? यहाँ पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए भाई, है ना? नेक्स्ट देखो, आ जाओ बेस थ्योरम। अब बेस थ्योरम क्या कहता है? ये बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ही आसान है। E1 E2 En वही आपके पास n जो है नॉन एम्प्टी इवेंट्स है कंस्टिट्यूएंट ऑफ पार्टीशन, एंड E1 E2 पेयर वाइज डिसजॉइंट है। क्या है भैया? डिसजॉइंट है। तो यहां पर भी एक चीज आप ध्यान रखना, ये जो मैंने वैल्यूज लिखी है, ये जो हम यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं, यहां पर जो है आपका ए इंटरसेक्शन ई आई एंड ए इंटरसेक्शन ई जे, ये क्या है? आर, सबसे पहले तो ये सबसेट्स हैं, सबसेट्स ऑफ ई आई एंड ई जे। इस लाइन को आप हमेशा याद रखेंगे। देखो, ई ए में और ए ई के अंदर जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट होगा वो एक्चुअल में ई वन का जो है क्या होगा? सबसेट होगा। अब यहाँ पे आई, अगर मैं यहाँ पे वन लूंगा तो यहाँ पर भी वन लेना है, और यहाँ पर टू लूंगा तो यहाँ पर भी टू लूंगा। ठीक है? फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल्स टू वन, आई नॉट इक्वल्स टू जे, एंड आई जे जो है वो क्या है आपके पास? वन से लेके एन तक की वैल्यूज है। ठीक है? हमारे पास ई आई एंड ई जे आर डिसजॉइंट इवेंट्स। सो अगर ये डिसजॉइंट है आपके पास, तो ए इंटरसेक्शन ई आई एंड ए इंटरसेक्शन ई जे आर ऑल्सो डिसजॉइंट। ये वाली चीज आप बिल्कुल याद रखना, ये डिसजॉइंट है, मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। आई इज नॉट इक्वल्स टू जे, और यहां पर मैं लिखूंगा आई जे इक्वल्स टू वन, टू से लेके एन तक चलेंगे ये वैल्यूज। समझ में आया कुछ? ठीक है सर, यहां तक मेरे ख्याल में सबको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे सारी चीजें। यहां मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये डिसजॉइंट पेयर्स हैं आपके पास और ये सैंपल स्पेस है। तो आपको जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है बेस थ्योरम, वो किसकी निकालते हैं? ई आई। अगर आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटी का मतलब जिसकी निकल रही वो गिवन है, तो उसका प्रोबेबिलिटी रहती है सर ये। अब सर ये एक्चुअल में आया कैसे? अब ये एक्चुअल में आया कैसे सर? हम तो फॉर्मूला कुछ और जानते हैं। हाँ सर, आप फॉर्मूला जानते हो। अगर आपके पास आई स्लैश ए लिखा हुआ है तो आप उसका फॉर्मूला क्या लिखते हो? सर हम उसका फॉर्मूला लिखते हैं ए इंटरसेक्शन ई आई, ऐसे लिखते हैं। हाँ सर, लिखते तो ऐसे, और नीचे क्या लिखते हैं? पी ए। अब ए इंटरसेक्शन ई आई जो है उसका फॉर्मूला कैसे लिखते हो आप? अभी पीछे लिखा के दिखाया था मैंने आपको ये, और ए स्लैश ई आई पॉन में पी ए। यहाँ पे जो आई है वो किसके इक्वल है? वन, टू से लेके एन। और ये आपका क्या है? टोटल प्रोबेबिलिटी जो अभी बताया मैंने आपको, जे इक्वल्स टू वन से लेके एन तक चलेगा, पी ई जे डॉट पी ए स्लैश ई जे। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आई? ये तो हो गया आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटी। ये वाला कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं बाय मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, जो अपन ने पीछे पढ़ी थी। ठीक है सर, ये अपन यूज करें मल्टीप्लीकेशन थ्योरम से, और मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, और ये हम यूज कर रहे हैं किससे? बाय टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। तो ये क्या हो गया? एक तरीके से प्रूफ हो गया है इसका। क्या आ गया? प्रूफ। आपको ये वैल्यू लेके आनी है, कैसे लेके आओगे? इससे आपको ये वैल्यू लेके आनी है। तो देखो, इससे मैंने ये वैल्यू लिखी, फिर इस वैल्यू को मैंने तोड़ा, क्योंकि यहाँ पे मैं फॉर्मूला जानता हूँ इसका, इस तरीके से फॉर्मूला होता है। और फिर इंटरसेक्शन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया इस तरीके से चेंज हो सकता है, और ये मैंने टोटल फॉर्मूला बना दिया। समझ गए? तो हमने फाइनली क्या गॉट कर लिया? हमने फाइनली यहाँ पर देखो ये निकाल लिया है हमने बेस थ्योरम। यही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसके अंदर आपका कोई इवेंट है जो गिवन है, रेड बॉल, ब्लू बॉल, और वो बैग वन में से आएगा जिसको हम E1 नेम दे देते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे बनेगी? पी E1 डॉट पी ए स्लैश E1 अपॉन उसका टोटल प्रोबेबिलिटी। जैसे एग्जांपल, E1 बैग आ रहा है, ए को चूज करना है E1 बैग में से, प्लस E2 बैग आ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी, फिर मल्टीप्लाई पी ए E2 प्लस पी ई एन तक चलेगा ये, मल्टीप्लाई पी ए गिवन डेट ई एन। आया कुछ समझ में? बिल्कुल सर। तो ये आपके लिए क्या हो गया एक तरीके से? सर ये हमारे लिए हो गया है एक तरीके से बेस थ्योरम का कंसेप्ट कंप्लीट। अब मुझे बताओ यहां तक किसको क्या समझ में नहीं है? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। एक बार फिर से रिवाइव करके देखना लेक्चर को, आपको और क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद के जितने एग्जाम्पल है फिर से निकाल लेना। एक्सरसाइज में आप कहीं नहीं अटकोगे, मेरी गारंटी है, पक्की बात है, कहीं नहीं अटकोगे। बस आपको कंसेप्ट नहीं छोड़ना है। क्लियर है यहाँ पे?
कंप्लीट होता है बेस थ्योरम। नेक्स्ट हम सीधे किस पे मिलेंगे, एग्जाम्पल्स पर, ठीक है। तो इसको एक बार रिवाइज कर लेना और नोट डाउन जरूर कर लेना, दो चार फॉर्मुलों को लिख लिख के प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करोगे और आपको फॉर्मुलास वगैरह रट जाएंगे आसान से। चलिए, गुड बाय।